अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। फाइनली वो एक ऐलान के साथ सामने आ चुके हैं और वो ऐलान ये है कि वो बिल्कुल भी पीटीआई के साथ फ़िलहाल तक इत्तेहाद नहीं कर रहे और अब मुझे लग नहीं रहा है कि वो आगे भी इसका कोई इम्कान है। तो वो जी अपनी अलहदा जो जिद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। दूसरा, उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब फवाद चौधरी साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आए। 2 दिनों से हम देख रहे हैं बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, टीवी चैनल्स पर, और 2-3 चीज़ें हैं जो सवालात वो उठा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। बाबर सत्तार साहब की एक जजमेंट आज जारी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का केस है उसके अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं और उसके साथ साथ एक ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही है और ये ख़बर है कि जी कोई बड़ा अहम वफ्त इंटरनेशनली आने वाला है पाकिस्तान, जो कि मौजूदा हालात के तनाजुर में मुलाकातें करेगा और हो सकता है कि इमरान खान साहब से भी उनकी कोई मुलाकात हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करते हैं जी फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और इसमें काफ़ी हद तक जो मंजरनामा है उनकी तरफ से वो वाज़े नज़र आ रहा है। बिल्ली थोड़ी आ रही है बाहर थैले से। फजल रहमान साहब की जो अभी तक का पूरा एक स्टांस था, जो उनकी इनकलाबियत थी, उसके ऊपर यकीनी तौर पर काफ़ी तशवीश भी थी, क्योंकि वो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे हैं और ये हैरान कुन था कि वो इस तरह बढ़ चढ़ कर इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। लेकिन मैंने चंद दिन पहले ही अपने एक प्रोग्राम में फजल रहमान साहब की जमात से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को मदऊ कर रखा था और जब मैंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो चला था कि बुनियादी तौर पर ये बहुत सारे मामलात में क्लियर नहीं है। और जब मैं उनसे पूछ रही थी कि भाई आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो आपके ख्याल से किधर आपके साथ धांधली हुई? उन्होंने कहा जी केपी में हुई है और बलूचिस्तान में हुई है। मैंने कहा ठीक है, तो केपी में तो मैंने कहा फिर पीटीआई ने, इसका मतलब है आपके साथ ज़्यादती की और उनको जितवाया गया, तो फिर आप पीटीआई के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, आप तकरीरें उनके खिलाफ कर रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ तो आप तकरीर नहीं कर रहे। तो अगर आपने आपको ये लगता है कि उन्होंने आपका मैंडेट चुराया है, तो फिर तो आपको पीटीआई के खिलाफ बात करनी चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों में आपकी प्रेजेंस है वहाँ तो पीटीआई आपके लिए चैलेंज है। या बलूचिस्तान में तो चलिए कोई नेशनलिस्ट जमातें होंगी, तो इस पर वो वाजे नहीं थे। जब मैंने उनसे पूछा कि कितनी सीटें हैं, तो वो वाजे नहीं थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हैं इन सीटों पर, आप क्या तहकीकात चाहते हैं, आप रिकाउंटिंग चाहते हैं, आप कोई इनकी अलग से जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो वो वाजे नहीं थे। तो उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया कि JUIF के साथ कितनी धांधली हुई है और कितने बड़े पैमाने पर हुई है कि जो वो इतने परेशान हैं। वो पता चल जाता है कि आपके पास तो उस तरह से क्लैरिटी के साथ कोई अदादो शुमार ही नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके बावजूद भी आप मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, तो आप अपने लिए तो फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कहीं पे भी उससे नुकसान में नहीं आए हैं विफाक की सतह पर। और अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि जो एक तनकीद सिर्फ पीटीआई की तरफ से हो रही है, उस तनकीद का कोई हिस्सा उसको काटा जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको कम किया जा सके शिद्दत को। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अगर आपकी तकलीफ वही है कि जी ये मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है ये मैंडेट चोरी से बनी है, तो फिर तो पीटीआई भी यही बात करी है, फिर आप मिल के चल लें। लेकिन मिल के भी नहीं चल रहे। तो आज जो उनकी 2-3 चीज़ें थीं, उसने मेरे जो खदशात थे उनके हवाले से उसके ऊपर मज़ीद मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। आज ही मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि अब हम नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और नए इलेक्शन में इस बात की गारंटी दी जाए कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो भाई फिर सबसे पहले तो आप ये मुतालबा करें कि जो मौजूदा सेटअप के करता धरता हैं वो स्टेप डाउन करें। वो अगर यहाँ सीटों पर मौजूद नहीं होंगे, ख़ास तौर पर आप कह लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप कहें फिर कि वो मुस्ताफ़ी हों, जिन्होंने इतना बदतरीन एक इलेक्शन पहले कराया है। आप फिर अगर उन्हीं के अंडर एक और इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस? जिसने पहले इलेक्शन ठीक नहीं कराया, आप समझते हैं कि वो दोबारा इलेक्शन ठीक करा देंगे? मैं अभी ये सिर्फ मौलाना की हद तक जब बात कर रही हूँ। अब अगर मैं इसी बात को यूँ रखूँ कि बहुत सारे पीटीआई के लोग भी ये समझते हैं कि जी मौलाना ने बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा कर दिया, नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया, ये आपके लिए डिज़ास्ट्रस है।
पीटीआई को इस मुतालबे की बिल्कुल हिमायत नहीं करनी चाहिए ता वक्ते के जो इस वक्त सिस्टम के करता धरता चीफ्स हैं, जिन्होंने पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है, जिन्होंने पहले आपका 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी कराया। अगर वो अपनी सीटों पर मौजूद हैं तो आप 6 इलेक्शन करा लें, आपको कुछ नहीं मिलना। बल्कि मैं आपको ये बता दूं, आज मेरी बात को लिख लें कहीं पे, कि इन्होंने जितनी सीटें आपको गलतफहमी में दे दी हैं, ये अगली दफ़ा इतनी भी नहीं देंगे। गलतफहमी में इसलिए कह रही हूँ कि इनका अंदाज़ा ये था कि बल्ले का निशान छिन गया तो अब तो बिल्कुल ये जीत ही नहीं सकेंगे किसी तरह, वोटर को पता ही नहीं चलेगा और कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ये तो जब आधे रिज़ल्ट आए हैं तो इनकी ज़रा होश ठिकाने आए कि ये तो काम हमारे हाथ से निकल गया है, तो तब इन्होंने फिर गड़बड़ शुरू की और फॉर्म 47 के थ्रू जो है कम से कम मेजॉरिटी को रोक दिया। तो अगली दफ़ा जब ये इलेक्शन कराएंगे, अगर इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन होते हैं कि ये जो करता धरता चीफ्स ऊपर बैठे हैं, ये इसी तरह बैठे रहते हैं, तो फिर अभी जितनी सीटें पीटीआई को मिली हैं और अभी जितना का इलेक्शन हुआ है, अगली दफ़ा उतना भी नहीं होगा। वो इलेक्शन जो अब होगा, अगर हुआ तो वो उस तरह का इलेक्शन होगा जो कि आपने ज़िमनी इलेक्शन देखा है, कि जहाँ पर पहले तो 8 फरवरी को ये हुआ कि वोट तो कम से कम लोग डाल गए थे, आगे वोट काउंट भी ठीक हो गए थे। गड़बड़ कहाँ हुई? जहाँ पे इन्होंने फॉर्म 47 बनाना था, फाइनल नतीजा जो जारी करना था, वहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। अब की बार इन्हें पता चल गया कि लोग तो बड़े सियाने हो गए, बल्ले के निशान के बावजूद भी जाके वोट डाला है और सही जगह पर डाला है, तो अगली दफ़ा ये फिर ज़िमनी इंतखाब वाला काम करेंगे और आपको इतना मौका भी नहीं मिल सकेगा कि आप जाके वोट डालें। तो इन लोगों के हाथों एक और इलेक्शन में जाना, इसका मतलब ये है कि इनको टोटल आप ये मौका फराहम कर रहे हैं कि जो पहले गलती इन्होंने की आवाम को बेवकूफ़ समझने की, उस गलती को अब ये सुधार सकें। तो अब तो इनके हाथ में फिर भी कुछ सीटें भी हैं और फॉर्म 45 भी हैं, अगली दफ़ा वो भी इनके हाथ में नहीं होंगे। तो पीटीआई को तो ये बिल्कुल इस मुतालबे की हिमायत नहीं करनी चाहिए। ये मुतालबे की हिमायत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कि पहले ऊपर की जो आपकी पूरी कंट्रोलिंग पावर है वो चेंज हो और सही जेन्युइन ईमानदार लोग बिठा के फिर आपने करवाना है इलेक्शन तो आप कराएं। अदरवाइज़ इस तरह इनके नीचे तो बेवकूफ़ाना हद तक ये फैसला होगा। उससे बेहतर ये कि इस बात पे इंसिस्ट करें कि जो इलेक्शन हो चुका है 8 फरवरी का, उसी का रिज़ल्ट ठीक किया जाए। असल बात ये होनी चाहिए मुतालबा। पहले तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दूँ। अब आ जाते हैं, क्योंकि अगर मौलाना को वाकई कोई इलेक्शन रिजल्ट्स का इशू होता तो फिर वो इनके साथ बात कर लेते हैं। मौलाना नए इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पुराने इलेक्शन में इतनी सीटें, बेशक वो डिग आउट भी करवा लें, रिगिंग के सारे हल्के भी खुलवा लें, उन्हें पता है कि वो जेन्युइनली हारे में, तो मौलाना को शायद 1-2 सीटों का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर मौलाना पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी जिस तरह इन सब को अकोमोडेट किया गया, मौलाना को भी कुछ ज़्यादा अकोमोडेट कर दिया जाए। तो ये मौलाना का प्रॉब्लम होगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि फवाद चौधरी साहब क्या सवालात उठा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने अच्छी टाइमिंग का इंतखाब नहीं किया पीटीआई वापसी के लिए। अगर वो आना चाहते हैं और वो सिंसियर होंगे, हैं भी शायद, लेकिन जो उनका इस वक्त आके पीटीआई के मौजूदा लोगों को क्रिटिसाइज़ करना है, वो उल्टा उनको खुद को कंट्रोवर्शियल बना रहा है। मेरे नज़दीक तो ये अच्छी टाइमिंग नहीं थी इस अंदाज से। जब तक कि इमरान खान साहब खुद वापस ना आते, और अगर इमरान खान साहब से उनकी बात हो चुकी थी और इमरान खान साहब जेन्युइनली उनकी जो भी सैक्रिफाइसेस हैं उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो फिर तो उन्हें कोई परेशानी की बात ही नहीं थी। जब इमरान खान साहब बाहर आते वो ऑटोमेटिकली उनको ओन करते। लेकिन उन्होंने वक्त से पहले जो ये गुफ्तगू शुरू की और उसमें उन्होंने अपने फ़ौजी ज़्यादा मारने शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर अब तनकीद शुरू हो गई और लोग उनके बोलने के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो किसके इशारे पर बोल रहे हैं। दूसरा, फवाद चौधरी साहब जो है वो 2-3 सवालात कर रहे हैं। पहली चीज़ जिस पे वो कंसर्न शो कर रहे हैं, जो कि जायज़ भी है और ये तो खुद पीटीआई के लोग भी कर रहे हैं, कि इमरान खान को निकालने के लिए क्या हिकमत अमली है मौजूदा क़यादत के पास और वो क्या कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस पे बहुत से लोग सवाल भी करते हैं। लेकिन अब मेरा इस पे जवाब ये है कि हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली तब बनाई जाती है जहाँ पे जिन माशरों में कहीं आइन और क़ानून एग्जिस्ट करता हो। जब फवाद चौधरी साहब भी जेल से बाहर थे, जब इमरान खान भी जेल से बाहर थे, तो आप लोग सियासी हिकमत अमलियाँ बना रहे थे। मिसाल के तौर पर आपने सियासी हिकमत अमली बनाई कि हम इस्तीफ़ा दे देते हैं,
आपने सियासी हिकमत अमली बनाई कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं। आपने सियासी हिकमत अमली बनाई कि हम सुप्रीम कोर्ट के में चले जाते हैं। उसके कहने के ऊपर आपने हुकूमत से डायलॉग भी कर लिए थे, इलेक्शंस के ऊपर बातचीत भी कर ली थी। ये सब आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ का हिस्सा था। तो क्या आपको मतलूबा नताइज हासिल हो गए थे? ये सब आप क्यों कर रहे थे? इलेक्शंस के लिए। तो क्या आपने इलेक्शन करा लिए थे? आप इलेक्शन नहीं करा सके थे। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में आइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि जो आपके मुखालिफ थे वो किसी भी सूरत में, किसी भी हद तक जाकर, इवन आइन और क़ानून को तोड़ने की हद तक जाकर भी आपका मुतालबा मानने के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए एक ख़तरा बने हुए थे। इलेक्शन होता तो पीटीआई जीत जाती, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने थे, उसके लिए आपने सर धड़ की बाजी लगा दी, सब कुछ कर लिया। क्या आप कामयाब हुए? नहीं। तो सियासी हिकमत अमलियाँ तब कामयाब होती हैं जब कोई आइन और क़ानून को माने। तो जो मान ही नहीं रहे, तो आप जितनी मर्जी सियासी हिकमत अमली बना लें इमरान खान को बाहर निकालने की। अब चलिए आ जाते हैं इस ऑप्शन के ऊपर कि इमरान खान को बाहर निकालने की फ़िलहाल कौन सी हिकमत अमली हो सकती है। फ़िलहाल इसकी दो हिकमत अमली बन सकती है। नंबर 1 कि आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें। अब मुझे ये बताइए कि वो हुकूमत जो इस बात से खौफज़दा है कि इमरान खान कल बाहर आ गया तो हमारी हुकूमत लरज़ जाएगी, वो बाहर आके हमें सब कुछ तहस नहस कर देगा, हमें जेलों में डाल देगा, हमारे ख़िलाफ़ अवाम को खड़ा कर देगा, बाहर निकाल लेगा, और अब की बार ज़्यादा अवाम उसके साथ निकलेगी। तो वो पागल हैं कि अपनी हुकूमत को ख़तरे में डालने के लिए आपके साथ बैठे हैं कि आओ यार हमारे साथ बैठो, बात करो, हम तय करते हैं इमरान खान को कैसे बाहर निकालना है। तो वो ये अफोर्ड ही नहीं करते कि वो इमरान खान को बाहर निकालें। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहते, उसमें प्रॉब्लम इमरान खान खुद हैं। वो खुद उनको अलाउ नहीं कर रहे, वो खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। तो फिर मौजूदा लीडरशिप के ऊपर इसका नज़ला आप कैसे गिरा सकते हैं कि जी ये नहीं कर रहे। दूसरा फिर ऑप्शन जो हो सकता है मुज़ाकरात के लिए वो एहतजाज है। एहतजाज के ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि एहतजाज के ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि या तो फिर बहुत बड़ी तादाद में एक साथ कोई करोड़ों लोग निकलें, तो फिर तो एक प्रेशर भी बने और जाके वो बैठ जाएंगे जी हम नहीं उठ रहे जब तक खान रिहा नहीं होता। तो वो आपको भी पता है चौधरी साहब और सबको पता है कि अवाम नहीं निकलते। आपने देखा भी है, पहले भी 2-3 मौक़ों के ऊपर निकले, बहुत लोग निकले, लेकिन उतने नहीं निकले कि जिसकी वजह से हुकूमत को सरेंडर करना पड़ता। तो अल्टीमेटली जो निकले उनके लिए भी उल्टा मुसीबत बन गई। और इस वक्त तो वैसे ही हालात ऐसे हैं कि 4 भी निकलते हैं वो वहीं उन्हें पकड़ के दबा लेते हैं। और पिछले 2 साल से आंख मचोली चल रही है। तो फजल रहमान साहब के साथ आप कहते हैं इत्तेहाद करके पूरा ग्रैंड लाइंस बनाया जाए, तो वो भी आपने आज देख लिया। फजल रहमान साहब भी पीछे हट गए जी हमने नहीं मिलना, इनके साथ बात नहीं करनी। बताते तो सही ना प्रॉब्लम क्या है जी, यकसू नहीं है। ये क्या बात हुई, यकसू नहीं है। तो अब कहानी ये है कि इन 2 चीज़ों के अलावा एहतजाज की या मुज़ाकरात के अलावा और कौन सी ऑप्शन है कि जिससे स्ट्रेटजी है जिससे इमरान खान को बाहर निकाला जा सकता है। चलिए मान लिया कि कोई इतना ज़हीन नहीं है कि कोई और इस तरह, तो फिर आप जब ये तनकीद कर रहे हैं कि इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, तो फिर आप ही कोई हिकमत अमली बता दीजिए कि फिर क्या हिकमत अमली हो सकती है जिससे इमरान खान को बाहर निकाला जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली ये पीटीआई को और ज़्यादा, जब लोग देख रहे हैं कि जी एक तो जो लोग फ़िलहाल चेहरा हैं वही चेहरा है ना, वो इमरान खान को की ट्रस्ट वर्दी हैं, इमरान खान ने उनको अहदे दिए हैं। अब वो हमें अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, वो आपके ख्याल से काम कर रहे हैं, वो नालायक हैं, वो नहीं नकम्मे हैं, जो भी हैं, लेकिन उनके पीछे इमरान खान का हाथ है। तो लोग बहरहाल उन्हीं के साथ खड़े होंगे, भले उन्हें तनकीद भी करें, लेकिन जो पीटीआई का वर्कर है वो उसी के साथ खड़ा होगा ना जिसके साथ इमरान खान खड़ा है। तो तीसरी बात यह है कि इमरान खान के नज़रिए का बोझ जो उठाएगा लीडर, वही उसके साथ जाके खड़ा होगा, वही उसके साथ जद्दोजहद करेगा। अब इमरान खान खुद जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है या नहीं किया जाता, वो असल चीज़ है। इमरान खान क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या स्ट्रैटेजी है, ये देखने की बात है। बहरहाल इसके हवाले से अब ये ज़रूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, उन्होंने प्रेशर डाला, करारदाद भी पास हुई, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि ये खबर भी बड़ी मार्केट में गर्दिश कर रही है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी बताई है कि कोई बड़ा ग्रुप आ रहा है, कुछ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियंस का, कुछ बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस का, और अमेरिकन्स भी में भी,
और ये सब मिलकर कुछ आकर पाकिस्तान के अहम लोगों से भी मुलाकातें करेंगे, साथ में इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे और इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा कि मुल्क में इंसानी हुकूक के हवाले से, आइन और कानून की अमलदारी के हवाले से क्या इस वक्त स्टेट है। अब सिचुएशन ये है कि मुझे नहीं पता ये खबर कितनी दुरुस्त है या नहीं वैसे ऑनेस्टली, और मुझे नहीं पता कि वाकई कोई ऐसा वफ्द आने वाला है, लेकिन मुझे इस पे बहुत अभी इस पे इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं कि किसी को क्या पड़ी कि वो इतना आके यहाँ पे करे, उनके क्या स्टेक्स हैं इस बात में। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई इस तरह का कुछ मामला होता है और फिर वो किस हद तक उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान इतना उन्हें एक्सेस देगी कि वो जाके खान से मुलाकात कर लें, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी अभी जो हैं वो चीज़ें हैं, मेरी अभी फ़िलहाल समझ में ये ख़बर नहीं आई, बाकी देखते हैं आगे जब खबर मज़ीद मैच्योर होगी तो इसमें क्या नज़र आता है। बाबर सत्तार साहब के हवाले से ज़रूर ये बात करेंगे कि बाबर सत्तार साहब ने आज एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग के हवाले से जो केस उनकी चल रहा है अदालत में, उसके हवाले से कुछ चीज़ें जारी की हैं। तो उसमें उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट उनके पास आई है उसके मुताबिक लाखों लोगों की सर्वेलेंस की जा रही है, लाखों शहरियों के तकरीबन 40 लाख के करीब लोगों का बताया जा रहा है कि ऑडियो कॉल्स को पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने के लिए पूरा जो है वो सिस्टम इनके पास लगाया गया है और इसको एक तो उन्होंने गैर कानूनी भी करार दिया और चेयरमैन पीटीआई को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ पर मैं कोई भी गुफ्तगू कर रही हूँ, आप कोई भी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सेफ़ नहीं है। उसको कहीं से कोई भी रिकॉर्ड भी कर सकता है और कल को उसको गैर कानूनी तौर पर लीक भी कर सकता है, जो उसके अपने मकासद है उसको सर्व करने के लिए। वैसे मेरी कोई ऑडियो अगर रिकॉर्ड करता है तो बोर ही होता होगा या फिर ये सोचता होगा कि वो ये क्या सोचती है हमारे बारे में, शायद कुछ इस तरह की चीज़ हो। लेकिन अदरवाइज़ मैं जनरली ये सोच रही हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जैसे माशरे में क्या सूरत हाल है कि लोगों का जो बेसिक एक राइट है, ये भी आपका हक है ना, प्राइवेसी आपका हक है, इंश्योर करना चाहिए रियासत को। लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि क्या आप बोल रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, आपकी कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कौन ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, आपके पास कोई इस हवाले से ना तो सिक्योरिटी है ना कोई प्रोटेक्शन है। तो एक बहुत बड़ा केस है और इसमें एजेंसियों को भी उन्होंने जाहिर है किया है कि जी आप भी जवाब दें इसके ऊपर, और इसके साथ साथ अब ये पीटीआई वाले जो हैं ये भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो है अब काफ़ी वही बाबर सत्तार साहब वाली बात जो मैं कहती हूँ कि वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं इस केस को। लेट्स सी कि इसमें से क्या निकलता है। लेकिन अगले हफ्ते में वैसे भी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 तारीख़ को इमरान खान साहब की इद्दत केस की जो है समाअत शुरू होनी है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, मखसूस नशिस्तों का केस फिर से लगेगा, उसके ऊपर ज़ाहिर है सबकी नज़रें हैं कि काजी साहब 2-3 दिनों में क्या हासिल कर सकें, उसका हमें अंदाज़ा होगा उस दिन। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो फिर अगेन अगला जो वीक है अदालती कार्रवाइयों के हवाले से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद वैसे भी 10-12 जुलाई से छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। तो बहुत सारी जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं इंपॉर्टेंट नौइयत की, वो उससे पहले कंक्लूड होती हुई हमें नज़र आएंगी, क्योंकि फिर अगले 2 महीने की अदालतों में छुट्टियाँ होंगी। तो ये बड़े ज़्यादा आप फैसला कुन हफ्ते कह सकते हैं जो अगले 2 हफ्ते हैं जो शुरू होने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।